वेलकम टू स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कंट्रोल सिस्टम में हमने ट्रांसफ़र फंक्शन की बेसिक अप्रोच जो थी वो देख ली थी। ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन की जो बेसिक अप्रोच थी, उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है कि जो सिस्टम है हमारा, कि अभी तक तो सिर्फ देखा ट्रांसफ़र फंक्शन, बाकी आप ट्रांसफ़र फंक्शन ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से कैसे निकालेंगे। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से कैसे निकालेंगे, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए जैसे अभी तक आपने पढ़ा ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम पढ़ा। तो जैसे ओपन लूप में अपने जो प्लांट है, कंट्रोलर है, उनको सबको एक गेन की फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग। जैसे गेन को बोलूँगा मैं जी। ठीक है, ये इनपुट को मैं डिफाइन करूँगा यहाँ पे आर से और आउटपुट को सी से। ठीक है, ये ओपन लूप सिस्टम था। जो हमारा प्लांट था, कंट्रोलर था, उनको सबको मैंने जी गेन से लिख लिया। ठीक है, और रही बात हमारी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की, उसमें क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक दिया था हमने, सिर्फ एक क्या किया था, फीडबैक दिया हुआ था, ये क्लोज लूप बन गया था। तो इसका अगर ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट कैसे करेंगे उसको, सिंपल इसको, यानी फीडबैक पाथ के गेन को हमने एच कहा और फॉरवर्ड पाथ के गेन को, ये फॉरवर्ड पाथ मीन्स इनपुट टू आउटपुट अगर आप चाहेंगे। ठीक है, तो अभी तो ये सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है, एक ही फॉरवर्ड पाथ है, तो ये क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बहुत कॉम्प्लेक्स। तो इसके सोल्व करने के कुछ वेरियस मेथड्स हैं। जैसे सपोज मैंने सिंपल ये बनाया है यहाँ पे सी आर, तो इसका अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन लिखूँ मीन्स आउटपुट अपॉन इनपुट, ये होगा जी के इक्वल। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद रखिए। देखिए होता क्या है, यहाँ पे आप ये मानिए कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की तरह इसे कंसिडर करिए। ये अगर रेजिस्टेंस आ रहे हैं, यहाँ पे करंट आई आ रही है, तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगा यहाँ आई इंटू आर होगा। तो ऐसे ही समझिए, आर मान लीजिए इनपुट आ रहा है यहाँ से, तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो आर इंटू जी होगी। तो यानी यहाँ से हम लोग सी बाई आर इक्वल टू जी देख सकते हैं। ठीक है, ये तरीका। आप देखिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का कैसे निकालें हम। ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, तो देखिए यहाँ कोई पॉइंट अगर मैं ई मान लेता हूँ, या ई क्या आप वाई पॉइंट मान लीजिए, तो यहाँ से आप पाएंगे कि आर ये था। ठीक है, अब इसको हटा दीजिए। देखिए इनपुट के लिए मैं ऐसे साइन लगाऊंगा, ये इनपुट होगा। ठीक है, यानी ये भी यहाँ से इनपुट है, लेकिन यहाँ तक ये आउटपुट है, यानी वापस आउटपुट को फीड किया है एज ए इनपुट। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फीडबैक। तो यहाँ से हम पाएंगे आर की वैल्यू, वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, आर प्लस में हो रहा है और माइनस में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए माइनस में एक चीज़ हो रही है क्या। अगर मैं यहाँ तक बात करूँ वाई है, तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा मुझे, वाई इंटू जी। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से वाई जी, उसके पाथ में एच आ गया है, तो वाई इंटू जी इंटू एच, बात खत्म हो गई। यानी ये उसमें से वाई इंटू जी इंटू एच रहा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया इसके साथ, अब मैं यहाँ से y अगर कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस जी एच इक्वल टू आर। ठीक है, ये तो y की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, क्या, r अपॉन 1 प्लस जी एच। हमें निकालना क्या अल्टीमेटली, c बाई आर, ना कि y बाई आर। देखिए आप इस पॉइंट पे देखिए c किसके इक्वल है, इस वाले पॉइंट पे अगर मैं जाऊँगा c पाऊँगा कि y इंटू जी के इक्वल है। यानी y की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए, आपको c बाई आर सीधा ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा, g अपॉन 1 प्लस जी एच। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात हो गई, ये बहुत जगह यूज़ होगा। यानी अगर कोई सिस्टम ऐसा है कि फॉरवर्ड पाथ g एंड फीडबैक पाथ h है, तो उसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो ये होगा। ठीक है, ओपन लूप का सीधा सीधा ये होगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं, देखिए रूल्स की तरफ हम लोग चलेंगे। रूल्स क्या हैं, सबसे पहले मान लीजिए रिडक्शन जो टेक्निक्स हैं,
उसमें से पहली टेक्निक है, मान लीजिए ब्लॉक आपके कैस्केड में कनेक्ट है, कैस्केड में कनेक्ट है, ठीक है, ब्लॉक्स है मान लीजिए हमारे पास, मान लो ये 3-4 ब्लॉक हैं, 3 मान लीजिए कैस्केड में कनेक्ट है, तो ये आउटपुट हमेशा C, इनपुट हमेशा हमारा R। मान लीजिए एक का गेन G1 है, एक का G2 है, एक का G3 है, तो बताइए क्या होगा C/R। तो देखिए आपको क्या रूल बताया था मैंने, हमेशा इसको मानिए R, यहाँ तक R आएगा, R इंटू G1 मिल जाएगा मुझे यहाँ। उसके बाद इस पाथ में G2 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे R इंटू G2, और इस जगह R G2 G3, तो यानी C किसके इक्वल रहा, R G2 G3 G1। R G1 भी तो होगा यहाँ पे, क्योंकि G1 तो चला आ रहा था, और यहाँ पे भी G1, यानी C/R किसके इक्वल रहा, G1 G2 G3। यानी रूल क्या है यहाँ से बन गया हमारा कि अगर many blocks are connected in cascade then their gain will be multiplied। यानी इसको मैं एक कन्वर्ट कर सकता हूँ सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है, इफ द ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए पैरेलल में कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए मेरा G1 है, इसके बाद ये G2 है, ये अपना, ये यहाँ से ये अपना R था, ये C था, ठीक है। तो दोनों ब्लॉक कनेक्टेड है पैरेलल में। तो अब देखिए क्या होगा, देखिए आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे पेन बदल के हम लोग कर लेते हैं। देखिए R पॉइंट था, R इंटू G1 इस जगह पे मिलेगा, R इंटू G1। यहाँ से R सेम आ रहा है, यहाँ से R इंटू G2 मिलेगा, तो C की वैल्यू क्या होगी, R G1 प्लस R G2। ये प्लस है ऑटोमेटिकली, अनडिफाइंड है तो मीन्स ये प्लस है, ये भी प्लस। तो यानी यहाँ से C/R क्या होगा, G1 प्लस G2। That means if two blocks are connected in parallel, then we can replace all the blocks with a single block whose total gain is G1 plus G2, ठीक है। तो पैरेलल में हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है। हो गया ना सिंप्लीफाई। अब इतना बड़ा ब्लॉक डायग्राम आपने ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। थर्ड में बात कर लेता हूँ। थर्ड अगर बात करता हूँ, देखिए एक चीज़ होती है टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये इसी में मैं बात कर लेता हूँ। ये मान लीजिए मेरा ये वाला डायग्राम है कोई, तो इसमें क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ से एक इनपुट ले लूँ, यहाँ से एक आउटपुट। देखिए अभी तक इसमें एक ही आउटपुट है, एक इनपुट है, ये R इनपुट है, C आउटपुट है, ठीक है। तो एक इनपुट है, अगर मैं एक और आउटपुट ले लूँ, मान लो इसको बोल दूँ मैं Y, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, आपको सीधा दिख रहा है, शॉर्ट है R पॉइंट के इक्वल, ठीक है। इसी को टेक ऑफ, मान लीजिए एक आउटपुट मैं यहाँ से भी ले लूँ, है ना, एक आउटपुट यहाँ से ले लूँ, तो ऑल दीज आर नथिंग बट द टेक ऑफ पॉइंट, है ना। टेक ऑफ करना मतलब कहीं से भी आप उठा लेना आउटपुट को, है ना, तो ध्यान रखें। तो शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट, मतलब शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट में पहला पॉइंट आता है शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखिए होगा क्या, मान लीजिए अभी अपने पास कोई ये G ब्लॉक है, और ये अपना वही हमेशा R, ये C रहता है। मान लीजिए यहाँ टेक ऑफ पॉइंट, देखिए हमेशा जब भी मैं ऐसे नोट करूँगा एरो बाहर की तरफ, मतलब ये आउटपुट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एरो ऐसे लगाऊंगा तो ये इनपुट है, याद रखना इस चीज़ को। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक आउटपुट लिया Y, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप देखो R यहाँ पे आ रहा है, सिर्फ R होगी। यहाँ पे लेता तो क्या होती, RG ऑफ कोर्स, है ना। अब मुझे क्या करना है, शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट, है ना। टेक ऑफ को कहाँ शिफ्ट करना है, इन द फॉरवर्ड। तो इसी पॉइंट को मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो आप बोलेंगे हाँ तो सर क्या दिक्कत है, उठा के कर दीजिए शिफ्ट, हो गया शिफ्ट, है ना, हो गया। मान लीजिए Y1 था और शिफ्ट करके इसका नाम Y2 हो गया है। तो आउटपुट अगर आपने किसी पॉइंट से लिया और उसको शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आउटपुट ऐसा तो नहीं है बदल जाएगा, आउटपुट तो सेम रहना चाहिए। तो यानी Y1 इक्वल टू Y2, Y2 की वैल्यू आप क्या पाएंगे, यहाँ से R के साथ G मल्टीप्लाई हुआ, इस पॉइंट पे RG, यानी R इंटू G मिला। तो ये तो गलत हो गया, देखिए ये तो R के इक्वल आना चाहिए था, आना चाहिए था ना R के इक्वल।
यानी y1 ही मानो इसको, है ना। r के इक्वल आना चाहिए था लेकिन आया rg, तो ये तो गलत है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, क्या दिख रहा है आपको, कैसे करें। एक सॉल्यूशन है हमारे पास, देखिए क्या, अगर मैं 1/g से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे किसके इक्वल मिल जाएगा, इंटू 1/g हो गया, यानी r के ही इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से एक रूल निकल के हमारे सामने एक रूल आ गया है कि अगर पॉइंट को आपको, टेक ऑफ पॉइंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करना हो, जो भी गेन आपके रास्ते में आए उससे आप डिवाइड कर देंगे किस पाथ में, जिस पाथ पे आप ट्रांसफ़र कर रहे थे, जो भी पाथ में, जो ट्रांसफ़र वाले पाथ में गेन था उससे डिवाइड करेंगे, है ना। क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये फॉरवर्ड। अगर फोर्थ पॉइंट में मान के चलूँ, टेक ऑफ पॉइंट को इन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करना है आपको, ट्रांसफ़र करना, शिफ्ट करना है, सॉरी। तो बैकवर्ड के लिए, यानी पहले फॉरवर्ड में होना चाहिए, यानी अगर मैं सी इसको आर मानूँ तो पहले यहाँ पे होगा आउटपुट, मान लीजिए वाई था, इसकी वैल्यू अभी कितनी होगी, आर इंटू जी। इसको आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे शिफ्ट करना, हाँ तो कर देंगे, बोल दिया इसके सर, कर दिया। वैल्यू क्या आई, आर, तो ये तो गलत हो गया है, आनी क्या चाहिए थी, आर जी। तो फिर वही अपना सिंपल सा फंडा, आप क्या करो, यहाँ से हटाओ इसको, आप जी का ब्लॉक लगा दीजिए, अब आपका आर जी आ गया। अब ये सही हो गया। यानी अगर आपको इन द बैकवर्ड डायरेक्शन आपको शिफ्ट करना है तो क्या करेंगे, जो भी ब्लॉक आपके रास्ते में है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रूल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट रहा। देखिए, तो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ फिफ्थ पॉइंट की, शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट। देखिए, मान लीजिए समिंग पॉइंट क्या होगा, जो अभी जो पॉइंट चल रहे हैं वो तो समीशन वाला पॉइंट। जैसे मान लीजिए दो इनपुट्स को ऐड करें, मान लीजिए आर था, एक और इनपुट मैंने दिया वाई, ठीक है, तो और यहाँ पे है जी और यहाँ पे है सी। तो सी देख किसके इक्वल होगा, आर प्लस वाई। ये समिंग पॉइंट है, इसको क्या बोलूँगा मैं, समिंग पॉइंट, समिंग पॉइंट। ठीक है, इसको समिंग पॉइंट बोलेंगे क्योंकि दोनों इनपुट को समीशन कर रहा है। यानी आउटपुट क्या होगा, आर प्लस वाई इंटू जी। ठीक है, तो आर वाई आर जी प्लस वाई जी, ये रहा, यहाँ तक हमारी बात हुई। तो अब क्या करना है, हमारा मेन जो टारगेट है वो शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट। तो इस समिंग पॉइंट को मैं चाहता हूँ कि ये आगे शिफ्ट हो जाए। तो सेम चीज, यानी ये सी, ये आर, तो आपको इस पॉइंट को आगे ही ना शिफ्ट करना है। तो यहाँ से अब आप इसको जब आगे शिफ्ट करेंगे तो जो आउटपुट आएगा वो सेम आना चाहिए। सॉरी, अभी आपका आउटपुट नहीं, इनपुट है ना, इनपुट दिया था, तो यानी आउटपुट, फाइनल आउटपुट सेम रहना चाहिए, है ना। मान लीजिए वाई है, तो अभी देखिए आउटपुट क्या आएगा, देखिए कि क्या आएगा, आर जी, यहाँ से आ रहा था प्लस का वाई, जबकि हमें चाहिए कि आर जी प्लस वाई जी, ये चाहिए, तो नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, एक हमारे पास लॉजिक है, आप इसमें जी ब्लॉक से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब आप पाएंगे कि आर जी यहाँ से आया था, वाई जी यहाँ से आ जाएगा। अब ये सही शिफ्ट हो गया। यानी अगर समिंग पॉइंट को आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है तो आप उसी ब्लॉक से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम फिर इसी तरह आप कर लेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में भी सेम 6 आप कर लेंगे पॉइंट खुद से, सिर्फ उसमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, वो सब चीज़ें भी आप कर लेंगे। ठीक है, बात अभी जो मेन जो इम्पोर्टेंट हमारा जो टारगेट है, खैर चलो एक दो पॉइंट और देखते हैं अभी। इससे पहले मान के चले कि जो अपने समिंग पॉइंट हैं इनको मर्ज किया जा सकता है कि नहीं। आप ये देखिए, बहुत सारे समिंग पॉइंट, क्योंकि आप जब ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे ना, जब सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं, तो आपको ये सब रूल्स पता होने चाहिए। मान लीजिए समिंग पॉइंट है ना, ये दो इनपुट्स थे, इनपुट है एरो ऊपर की तरफ है ना, बाहर की तरफ आउटपुट है। दो इनपुट थे, मैं चाह रहा हूँ इन दोनों को मर्ज कर दूँ, तो पॉसिबल है कि नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, एक ही से मैंने क्या किया यहाँ पे, आर, ये भी इनपुट है ना, तो एरो इस तरफ, ये क्या था जी, क्योंकि आउटपुट हमारा चेंज ना हो। आउटपुट क्या था यहाँ पे,
आर प्लस एक्स प्लस वाई इंटू जी, ये था। तो अभी भी वही रहना चाहिए। देखो आर प्लस कर दो एक्स यहाँ से, प्लस कर दो वाई इंटू जी, तो अभी भी सेम रहा ना। तो मर्ज कर सकते हैं, समिंग पॉइंट कैन बी मर्ज, समिंग पॉइंट कैन बी मर्ज, है ना, बिल्कुल मर्ज कर सकते हैं आप। तो ऐसे ही आप टेक ऑफ पॉइंट भी हैं, उनको आप स्प्लिट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जैसे एक टेक ऑफ पॉइंट का और देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई यहाँ पे अभी क्या आता आउटपुट आर है, अगर यहाँ पे आर इंटू जी, मान लीजिए दो टेक ऑफ पॉइंट है मेरे, मान लीजिए वाई है और जेड है, एक वाई है एक जेड है, दोनों की वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, आर जी के इक्वल, जेड की वैल्यू भी किसके इक्वल है, आर जी के इक्वल, है ना। तो आप इनको स्प्लिट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जेड को इधर ला सकते हैं, वाई को इधर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इवन मर्ज भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, मर्ज में भी कोई इश्यू नहीं होगा। ऐसे देखिए वाई किसके इक्वल होगा, सिंपल आर जी के, और जेड भी किसके इक्वल है, आर जी के, ठीक है। तो ये वाली बात रही हमारी यहाँ तक। आप कर देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आती है, अब दो चीज़ें हैं आपके पास, एक समिंग पॉइंट के बाद टेक ऑफ पॉइंट आएगा, कई बार टेक ऑफ पॉइंट के बाद समिंग पॉइंट आएगा, तो क्या आप उनको मर्ज कर सकते हैं कि नहीं, ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा रूल बनता है, मान लीजिए फर्स्ट इसमें रूल है टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट, है ना। तो मान के चलिए टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट, यानी पहले समिंग पॉइंट है, इसके बाद यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट है। तो मान लीजिए ये आर है, मान लो ये एक्स था, टेक ऑफ पॉइंट मतलब आउटपुट वाई बाहर की तरफ, है ना, और ये जी है। तो आउटपुट क्या आएगा, आपको दिख रहा है आर प्लस एक्स, क्या आ रहा है, आर प्लस एक्स इंटू जी, और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ से, सिंपल आर प्लस एक्स, ठीक है। तो देखिए आप इनको मर्ज कर सकते हैं कि नहीं, देखिए यहाँ से आर था, यहाँ से एक्स था, तो यहाँ से अगर मैं आउटपुट ले लूँ तो कुछ फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, आर प्लस एक्स आएगा, और यहाँ अगर ये जी है तो सी की वैल्यू भी सेम आने वाली है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारा टॉपिक कंटिन्यूड, क्या ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन हम लोग कर रहे थे। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में क्या, तो नेक्स्ट पॉइंट था कि समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट, इनका कब इनको मर्ज करना है, कब नहीं करना। देखिए हमारे पास मान लीजिए एक कंडीशन है, मैंने केस 1 मान लीजिए लेट करके चला मैं, कि इस केस में क्या है, टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट, है ना। कंडीशन मान लीजिए मैंने ये मानी, टेक ऑफ पॉइंट इज आफ्टर समिंग पॉइंट, ठीक है। देखिए यानी पहले समिंग पॉइंट होगा फिर टेक ऑफ पॉइंट होगा, ये यानी सी यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने मान लीजिए आर इनपुट था हमारा, और यहाँ कोई एक्स भी इनपुट था, और वाई क्या था अपना, वाई आउटपुट है, यानी पहले समिंग है फिर टेक ऑफ पॉइंट है। तो सी क्या रहेगा, सी पे कुछ फर्क नहीं आने वाला, आर प्लस एक्स इंटू जी, और वाई क्या रहेगा, आर प्लस एक्स सिंपली। तो देखिए इनको मर्ज कर सकते हैं कि नहीं। देखिए अगर मैं एक ही पॉइंट पे बात करूं कि यहाँ से, तो देखिए ये, और इसको रद्द कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ से आर है, तो अगर यहाँ से मैंने टेक ऑफ पॉइंट ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आर प्लस एक्स। अगर ये एक्स इनपुट है, दो इनपुट है, अब यहाँ पे देखिए दो इनपुट हैं और दो ही आउटपुट है, एक आउटपुट ये है आपका, एक आउटपुट ये है, ठीक है। तो आउटपुट चेंज नहीं होने चाहिए, एक आउटपुट आर प्लस एक्स था यही रहेगा, और फाइनल आउटपुट क्या था, आर प्लस एक्स इंटू जी, तो ये भी नहीं होना चाहिए चेंज, है ना। तो कुछ चेंज नहीं हुआ, मर्ज हो गया, सिंपली हो गए। अगर मैं केस 2 मान के चलूँ तो देखिए केस 2 में क्या होगा,
अगर मैं उसका उल्टा कर दूं, पहले हम लोग पहले ले लेते हैं इसमें टेक ऑफ पॉइंट और फिर समिंग पॉइंट। मान लीजिए ऐसा है केस, मान लीजिए सी है, ये आर है, यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट था, तो इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ सिंपल आर है ना, और यहाँ से मान के चलो मैंने एक्स इनपुट दिया, तो इस जगह क्या होगा आर प्लस एक्स। तो सी की वैल्यू क्या होगी, आर प्लस एक्स इंटू जी। इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर हम लोग चाहें इसको मर्ज करना तो देखिए क्या होगा। अगर हम लोग इसको मर्ज करना चाहें, ठीक है, ये सी है, तो देखिए हम लोगों के यहाँ पे x रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे r रहेगा, यानी y की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो r प्लस एक्स आएगी, जो कि आनी चाहिए r। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मर्ज, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मर्ज व्हेन समिंग इज आफ्टर टेक ऑफ, व्हेन समिंग पॉइंट इज आफ्टर टेक ऑफ, है ना, when summing point is after takeoff they cannot be merged together, है ना, अदरवाइज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, नाउ अब हम क्या है इस पे एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो गेट के आए हुए हैं, या सिंपल जो क्वेश्चंस हैं कि आप ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से आप एक्चुअल में कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम का एक्चुअल यूज़ क्या है। मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, मान लीजिए कि अपना क्वेश्चन है कोई, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए आपको प्लस माइनस वाला ध्यान बस रखना है ज़रा सा, कि कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, अदरवाइज फिर एग्जाम में गलती हो जाएगी। मान लीजिए G1 है, ये G2 है, ये G3 है, ठीक है, और ये नेक्स्ट अपने पास कोई एक G4 ब्लॉक था, ठीक है, G4 ब्लॉक है, यहाँ पे C है, और अपन को यहाँ से कोई वापस फीड किया है, क्या H1 फीड किया है उसने, और कहाँ से फीड कर दिया, यहाँ से फीड कर दिया, और एक यहाँ से फीड किया है, कोई वैल्यू ना देके, ठीक है। तो ध्यान रखें, अगर यहाँ पे आर है, सी बाई आर निकालना, तो अगर कोई वैल्यू ना दे आपको तो ऑटोमेटिकली 1 लेट करें, और साइन का ध्यान रखें कि यहाँ पे साइन माइनस है कि प्लस है, ठीक है। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंपली ब्लॉक डायग्राम टेक्निक से अगर सोल्व करना चाहूँ, तो देखिए मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने x मान लिया है ना, अगर मैं इस पॉइंट को x मान लूँ, इस पॉइंट को उठा के अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो आप देखिए क्या होगा। इस पॉइंट को अगर उठा के यहाँ शिफ्ट करूँगा तो मुझे दिख रहा है G2, देखिए ये प्लस है, साइन का हमेशा ध्यान रखेंगे ना, और ये एरो का भी है ना। तो यहाँ पे अगर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा सिंपली उठ के, G2 G3 हमको दिख रहा है पैरेलल सीरी कैस्केड में होंगे, उसके साथ G4 ओवरऑल के पैरेलल में हो जाएगा। देखिए कैसे, तो उससे हो क्या जाएगा हम लोगों का, जो ये थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम और सिंप्लीफाई हो जाएगा। बाहर वाले लूप को नहीं छेड़ते हैं, जो भी है वो अंदर वाला जो इनर लूप है उसकी ही अभी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इस ब्लॉक को भी खाली छोड़ना पड़ेगा, ध्यान रहे, क्योंकि जब टेक ऑफ पॉइंट को आप शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करने का रूल था, ये आपको पता होना चाहिए कि आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, चलो हम लोग बना देते हैं इसको, ठीक है। हालांकि ये G2 ये G3, ठीक है, तो होगा क्या अभी भाई, ये हम इस पॉइंट को यहाँ पे ले आए। देखिए अब इस टेक ऑफ पॉइंट को हमने पीछे शिफ्ट किया है। मैंने आपको रूल बताया था कि अगर बैकवर्ड में शिफ्ट करेंगे हम, अगर बैकवर्ड में शिफ्ट करेंगे तो होगा क्या, जो पाथ में ब्लॉक आया था, कौन सा आया था G2, उसके साथ मल्टीप्लाई होगी, किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, है ना, यानी G2 H1, ठीक है।
ये होगी अब वैल्यू। तो अब देखो आपको सिंपल सिंपल दिख रहा है ये वाला, तो इसका इक्विवेलेंट आपको दिख ही रहा होगा, इसका इक्विवेलेंट आपको नज़र आ रहा होगा क्या, जी अपॉन वन प्लस जी एच टाइप का, यानी जी वन अपॉन वन प्लस जी वन जी टू एच वन। क्यों, ये इसका इक्विवेलेंट ये हो गया, क्यों, क्योंकि देखो एक आपका फॉरवर्ड पाथ जी है और वापस फीडबैक नेगेटिव फीडबैक के साथ है, यानी उसका इक्विवेलेंट क्या होता है जी अपॉन वन प्लस जी एच, जो कि बताया मैंने आपको शुरू में। अब इसका इक्विवेलेंट तो ये हो गया, इस टोटल का इक्विवेलेंट आप देखिए एक बार इस वाले का, इस वाले पार्ट का, जी टू जी थ्री किस में दिख रहे हैं भैया, कैस्केड में, जी टू जी थ्री कैस्केड में दिखते हैं, उसके बाद जी फोर उनके ओवरऑल के पैरेलल में है, तो ये इसका कैस्केड हो गया। दोनों को आप कंबाइन करेंगे, फिर एक क्या करेंगे, फीडबैक लगाएंगे, किस वैल्यू का भैया, वन का, क्योंकि जब नॉन ना हो हमको तो ये वाई ये आर, तो यानी वाई बाई आर यहाँ से निकाल सकते हैं, वाई है सी है जो भी आप समझे, सी अगर वो है तो इसको सी कर लें आप, ठीक है, सी बाई आर। तो सी बाई आर अब किस में दिख गया है ओवरऑल आपको, जी अपॉन वन प्लस जी एच की फॉर्म में दिख गया है, जिसमें एच वन है ना, इस फॉर्म में बन गया है ना ये, जी अपॉन इस फॉर्म में बन गया है, जिसका आपको पता होता है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकलेगा आपका जी वन जी टू जी थ्री प्लस जी वन जी फोर अपॉन वन प्लस जी वन जी टू एच वन प्लस जी वन जी टू जी थ्री प्लस जी वन जी फोर, ठीक है, ये यहाँ तक की बात रही। इसको आप सोल्व कर लेंगे। अब देखिए कुछ देखते हैं गेट के क्वेश्चन, जो कि अब आप चाहें क्वेश्चन या तो ऐसे सोल्व करें, मैंने आपको ट्रिक बता दी है, ठीक है, अदरवाइज आप अगर चाहें तो सिंपल जो मैं आपको बताऊंगा गेट के क्वेश्चन को कैसे आपको डील करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। गेट के क्वेश्चन आप कैसे देखेंगे, देखिए जो सिंपल सबसे पहले मैंने ट्रिक बताई आप उससे चलेंगे तो गेट का क्वेश्चन देखना आसान होगा। देखिए ये था गेट 2010 इसी का क्वेश्चन है, गेट 2010 इसी का क्वेश्चन था, होगा क्या इसमें क्या दिया हुआ था, ये था वही अपना प्लस ये माइनस, ये एक ब्लॉक था यहाँ पे वन अपॉन एस प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे भी था वन अपॉन एस प्लस वन, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, एरो ऐसे ऐसे था, और फिर एक ये ऐसे था, ऐसे वन अपॉन एस प्लस वन, ठीक है, और ये जा रहा था यहाँ से फीडबैक वन वैल्यू के साथ, अगर वैल्यू ना नोन हो, ये आर था आपका, ये सी था, ये निकालना था। तो देखिए आप इसमें क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में अगर आप एक बार ब्लॉक डायग्राम वाली ट्रिक देखेंगे तो हो सकता है आपको एकदम से क्लिक ना करे, तो ऐसे क्वेश्चन पर्टिकुलरली सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, एक पॉइंट यहाँ पे आप क्या करिए, कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट एक्स है, तो देखिए यहाँ पे एक्स वैसे इक्वल टू आर ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, या आर ही रहने दो इसको, मान लीजिए देखो यहाँ आर है तो यहाँ पे भी आर है, आर के साथ वन अपॉन एस प्लस वन की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आर अपॉन एस प्लस वन। अब देखिए ये आर यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे भी आर अपॉन एस प्लस वन। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूँ, देखो आर अपॉन एस प्लस वन तो उधर से आ रहा है प्लस का, इधर से आ रहा है आर अपॉन एस प्लस वन माइनस का, तो ये कैंसिल आउट होके आ गया ज़ीरो, यानी इस पॉइंट पे वैल्यू मिली मुझे ज़ीरो। तो देखो अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर हालांकि दिस पॉइंट इज नॉट द सेम, सॉरी कंसिडर कर लो आप इसको एक्स ही पॉइंट मान लो, क्योंकि ये नहीं है सेम, तो एक्स मान लीजिए, एक्स मान लेते हैं हम लोग, एक्स पॉइंट माना तो एक्स, ये एक्स अपॉन एक्स प्लस वन जीरो। तो देखिए एक्स जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, अगर इसको एक्स माना तो आर माइनस, माइनस में क्या, यानी यहाँ से क्या आ रहा है आपको वापस, अब देखो यहाँ इस पॉइंट पे ज़ीरो हो गया सब कुछ, तो ज़ीरो माइनस में आ रहा है, तो एक्स इक्वल टू आर है,
वो है x इक्वल टू आर। इस केस में, हर केस में नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले लेट कर लिया था, पर आप लोग ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मुझे तो पता था पहले से ही यहाँ पे x इक्वल टू आर है। ठीक है, तो अगर कोई सपोज यहाँ प्लस होता तो फिर x इक्वल टू आर होगा नहीं होगा ये डिपेंड, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ जीरो हो चुकी है ना, तो इसलिए x इक्वल टू आर हो गया। तो यानी हमें निकालना तो अभी भी c बाई आर है। तो c देखो किसके इक्वल है, c किसके इक्वल है, यहाँ से x अपॉन एस प्लस वन के, है ना, यानी x किसके इक्वल है, r के, यानी c बाई आर किसके इक्वल है, 1 अपॉन एस प्लस वन के। ये इसका ट्रांसफर फंक्शन है, गेट का क्वेश्चन था, है ना। तो ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना, x ही हमेशा मान लेना, कुछ नया वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे भी डील कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन था, 1 अपॉन एस प्लस वन, ये 1 अपॉन एस, इसको भी 1 अपॉन एस ही करो। तो इसमें क्या था, कैसा क्वेश्चन था ये, इस टाइप का। साइन का ध्यान रखना, या प्लस, जो भी साइन दिया हुआ आपको एग्जाम में, ये प्लस और ये आर है, ये सी बाई आर निकालना। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे। अब तो आप देखिए ये आर है, ये तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ से आर ही आ रहा होगा, आर, यहाँ से भी ये आर आएगा, आर आएगा, यहाँ भी आर ही जा रहा होगा और यहाँ भी आर ही जा रहा होगा। शॉर्ट पोटेंशियल की तरह आप मान लीजिए, शॉर्ट है तो पोटेंशियल सेम। तो देखिए आर में यहाँ पे क्या आ रहा होगा, आर अपॉन एस प्लस वन, यहाँ पे क्या जा रहा होगा, ये आप देखिए आर अपॉन, यानी आर प्लस आर अपॉन एस प्लस वन, है ना, ये जारी होगी चीज़, उसमें ओवरऑल में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन एस का। ठीक है, ये यहाँ तक आ चुका हूँ मैं, उसमें फिर फाइनली ऐड होगा आर। ठीक है, होगा, और वो किसके इक्वल होगा, सी। सिंपल आप कॉन्सेप्ट से चलेंगे। तो आपका यहाँ से आप सोल्व करके देखना एक बार, सी अपॉन आर आएगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे अगर सोल्व करके देखना चाहें तो ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, इस ट्रिक से आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखो आप, ये यहाँ से दो चीज़ें हैं, यानी दो पाथ हैं, एक तो ये पाथ है, एक बड़ा वाला पाथ है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये ऐसा एक बड़ा वाला पाथ है, यानी 1 अपॉन एस में प्लस 1 ऐड हो रहा है, ऐसा अलग से कर लो। 1 अपॉन एस में प्लस 1, यानी कुछ ना दिया हो तो 1 अपॉन एस में 1 ऐड हुआ इधर से, फिर उसमें 1 अपॉन एस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर अल्टीमेटली 1 ऐड होगा। तो आप इसको भी सोल्व करोगे तो सेम चीज़ आएगी। आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, और जो एक टाइप के क्वेश्चंस और जो ब्लॉक डायग्राम से बनते हैं अक्सर, वो कैसे क्वेश्चन है वो एक बार हम लोग देख लेंगे। ठीक है, वो कभी कभी क्या पूछता है, मल्टी इनपुट आपको क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, बहुत सारे इनपुट आपके लगे हुए हैं तो आउटपुट पूछेगा आपसे, तो उसको ये ईएस के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। ये मान लीजिए आर, मान लीजिए G1, ये ईएस का ही क्वेश्चन है। मान लीजिए U1 इनपुट था, मान लीजिए G2 और ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये U2, देखिए अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में आप जरा सा थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कभी कभी सी बाई आर आप बताओ, आप देखिए एक तो इनपुट आर है आपका, एक इनपुट U1 है, एक इनपुट U2 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का जो ओवरऑल जो आउटपुट होगा वो होगा आउटपुट ड्यू टू इनपुट आर प्लस आउटपुट ड्यू टू इनपुट U1 प्लस ड्यू टू इनपुट U2। इस टाइप के क्वेश्चन अभी गेट में भी आया 2016 या 17 में, उसमें इस टाइप से लिखा था, यानी C ऑफ R कब निकलेगा, C ऑफ R कब निकलेगा,
आपको निकालना होगा जब u1 इक्वल टू u2 0 होगा, यानी तभी हम, यानी सुपर पोजिशन हम लोग लगा रहे हैं। एक इनपुट को एक बार लो, एंड में रिस्पॉन्स को ऐड कर दीजिए आप। लीनियर सिस्टम है, हम कंसिडर करके चल रहे हैं। सी ऑफ u2 कब होगा, सी ऑफ u1 कब होगा, जब r इक्वल टू u2 इक्वल टू 0 हो। सी ऑफ u2 का कब होगा, जब u1 0 हो आपका और r भी 0 हो। ठीक है, ये कंडीशंस बनेंगी, तो ध्यान रखना। ऐसे गेट में क्वेश्चन ऐसे ही करके दिया हुआ था, तो आप थोड़ा समझ जाए, क्योंकि ये मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर बहुत सारे इनपुट्स हैं तो आप सबको एक साथ ट्रीट नहीं कर सकते, इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे। जब एक को ट्रीट करेंगे दूसरे को 0 करेंगे। तो देखिए फर्स्ट केस, इसमें अगर मैं इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट केस, अगर सी आर निकालना है मुझे, सी आर कब निकलेगा, सी आर अभी आपको बताया जब u1 u2 0 होंगे। तो कर देते हैं u1 u2 को 0। सिंपल केस आपको दिख रहा होगा, u1 u2 0 मतलब पाथ में आप कुछ भी मत मान के चलो, सिंपली, है ना। ध्यान रखना है साइन माइनस है ना, थोड़ा सा इनसे टेक केयर करना पड़ता है इनका। तो u1 u2 0 है, देखिए सिंपल u1 u2 यहाँ से 0 है, तो आपको c/r सीधा दिख रहा देगा g/1 प्लस gh की फॉर्म में, बस डबल पाथ हो गए। यानी सी आर क्या होगा, सी आर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी ना, आर की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी इट इज द आउटपुट ड्यू टू आर। ध्यान रखें, है ना। ये कब निकाला हमने, जब u1 और u2 को दोनों को 0 कर दिया एक साथ। यानी अभी अगर मैं सेकंड केस में निकालना चाहूंगा सी ऑफ u1, है ना, सी ऑफ u1, तो किस किस को 0 रखूंगा, r को 0 रखूंगा और u2 को 0 रखूंगा मैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए r को 0 रखना है। देखिए आप सिंपली r को यहाँ पे 0 रख सकते हैं, यहाँ पे। अब जब r को 0 रखेंगे तो देखिए एक चीज साथ में आएगी। मैं थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम इसका बना देता हूँ। देखिए ये g1 रहेगा, ये यहाँ से h1, है ना, और सिर्फ हमें u1 देखना है, u1, और यहाँ पे रहेगा भैया g2 आपका, और यहाँ पे आपका c। ठीक है, यहाँ पे h1 पाथ में और यहाँ पे फिर h2। देखिए अब आप देखिए, आपको c/u1 निकालना है, तो यानी इनपुट ये है आपका। आप सिर्फ इनपुट से आउटपुट तक चलेंगे तब देखेंगे फॉरवर्ड पाथ में गेन क्या है, सिर्फ g। तो ये तो होगा यहाँ पे g, और h क्या होगा, ये टोटल वाला होगा यहाँ से यहाँ तक का h, क्योंकि देखो यहाँ से आउटपुट से लिया और फीड किया है वापस यहाँ। ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। तो g/1 प्लस gh, और ध्यान रखो जब पहले r को जब 0 किया तो एक -1 यहाँ पे बचेगा, ये भी ध्यान रखना, -1 बचेगा, है ना। तो फीडबैक यानी cu1 क्या आएगा, g/1 प्लस g1 g2 h1 h2 इंटू u1। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो जाएगी, क्योंकि हमें अल्टीमेटली cr प्लस cu1 प्लस cu2 सबको ऐड करना है। ठीक है, ऐसे ही आप थर्ड केस में कर लेंगे। थर्ड केस में आपको क्या करना होगा, c ऑफ u2 निकालना है, तो r को आप 0 रखोगे और u1 को आप 0 रखोगे। सेम चीज़ आप करके देखना, माइनस का ध्यान रखना। तो जब cu2 आएगा अब की बार, वो माइनस का g1 g2 h1/1 प्लस g1 g2 h1 h2 इंटू u2। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड। देखिए बात ये है सिंपल, या इसका डायग्राम अगर मैं चाहूँ आप कंफ्यूज ना हो तो बना देते हैं। चलो देखिए हमने किसको 0 किया है, r को, है ना। ये होगा g2, यहाँ पे ये g2 है ना। यहाँ पे c ऑफ u2 हमें निकालना है, -1 को मत भूलना, और यहाँ पे h1
यहाँ पे U2 और यहाँ पे H2, ठीक है। देखिए, तो यानी ये है आपका इनपुट, है ना, ध्यान रखें थोड़ा सा, ये है आपका इनपुट, यहाँ से आप आउटपुट की तरफ जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड पाथ ये है, यानी ये वाला G है, ओवरऑल जो G है वो ये है। और H कौन सा, H तो पूरा ही है, आउटपुट से यहाँ तक फीड करोगे आप नेगेटिव के साथ, तो ध्यान रखना। यानी माइनस इस बार यहाँ इसलिए आया है क्योंकि ये -1 इस पाथ में इंक्लूड हुआ है। तो C क्या होगा, टोटल समेशन ऑफ ऑल दिस, इन सबको आप समेशन कर देंगे वो आपका टोटल। लेकिन जो मेन चीज़, जो कंक्लूजन यहाँ से निकल के आता है वो क्या है, वो तो आप देखिए मैंने आपको पॉल जीरो कॉन्सेप्ट बताया है, पॉल कॉन्सेप्ट एंड जीरो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया, ठीक है। क्या होते हैं पोल्स क्या होते हैं, यानी अगर कोई ट्रांसफर फंक्शन मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर को आप जीरो करोगे तो वो क्या होंगे, आपके सिस्टम पोल्स। आप एक चीज़ देखिए जरा इसमें, इन ऑल द केसेस डिनोमिनेटर इज सेम, आप देखिए इसमें भी डिनोमिनेटर इज सेम, और ऊपर वाले केस में भी आप देख लीजिए, डिनोमिनेटर इन ऑल द केस आर सेम। मतलब डिनोमिनेटर सेम का मतलब क्या हुआ, आपके पोल्स आर सेम यानी फिक्स्ड, यानी पोल्स ऑफ ए सिस्टम आर फिक्स्ड यानी इमोबाइल्स, यानी पोल्स आर इमोबाइल्स, पोल्स फिक्स्ड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम पे आप इनपुट की लोकेशन डिफरेंट करने से, लोकेशन अगर डिफरेंट हो इनपुट्स की तो सिस्टम के पोल्स नहीं चेंज होंगे, दे आर ऑलवेज फिक्स। यानी फ्रॉम द अबव इक्वेशन it is clear that if the location of the input is applied differently, then poles will remain fixed. That is, what is the meaning of poles are fixed? That is stability. That is somehow stability. Yani stability of the system is independent of type and location of input. Stability is इंडिपेंडेंट ऑन टाइप, यानी स्टेबिलिटी कभी भी उन पर डिपेंड नहीं करती है कि आपने कहाँ पे इनपुट अप्लाई किया, क्योंकि स्टेबिलिटी किसके थ्रू निकालते हैं, पोल्स के। ये हम लोग बाद में देखेंगे स्टेबिलिटी, लेकिन ये नोट करने वाली चीज़ें हैं यहाँ से। यानी कोई आपसे पूछेगा कि पोल्स की लोकेशन, अगर आप इनपुट की लोकेशन चेंज करेंगे स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये पूरा ब्लॉक डायग्राम अप्रोच की बात रही।